नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं पीजीटी 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। अब तक 25-25 प्रश्नों के दो प्रैक्टिस सेट पूर्ण हो चुके हैं। ये 2020 का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जो है हम 50 से लेकर के 75 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग अगर हमारी पुरानी वीडियो को न देखे हो तो आप लोग देख सकते हैं। 50 प्रश्नों को उसमें सॉल्व कराए हैं। इसमें मैं आयोग के आंसर और उसके साथ साथ विश्लेषण क्या होगा, साथ में क्या होना चाहिए, इससे संबंधित और भी जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आते हैं, अ, जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उसको सॉल्व कराते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। प्रश्न है, लेविरेट विवाह है, इसी विवाह कहते हैं देवर विवाह। देवर विवाह मतलब देवर से विवाह पति के जीवित रहते हुए नहीं, जब पति की मृत्यु हो जाए तो फिर अपने छोटे हुए देवर से जो विवाह किया जाता है उसे देवर विवाह के नाम से जाना जाता है। पति के मृत्यु के पश्चात पति के छोटे भाई के साथ जो विवाह किया जाता है उसे इंग्लिश में लेविरेट विवाह कहते हैं, हिंदी में देवर विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा कि दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह को लेविरेट या देवर विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इजी प्रश्न है दोस्तों, तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत अभी पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न आया हुआ था। कौन था? एक धार्मिक, तात्विक, तात्विक, तीस नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन प्रत्यक्षवादी। इसकी बात जो है अगस्त काम्टे महोदय कहते हैं प्राचीन समाज जो था वो धार्मिक था, यानी कि सभी घटनाओं के पीछे हम ईश्वर को कारण मानते थे या जिम्मेदार मानते थे। फिर तात्विक अवस्था आती है, हम तर्क करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी वैज्ञानिक अवस्था में आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक रेखा में, ऐसे सरल रेखा में हम ऊपर से क्या आ रहे हैं नीचे, या फिर हम इसको उल्टा कर दें तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये सरल रेखा में होता है। इसी को कहा जाता है उद्विकास। उद्विकास इसको कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह जो अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम था इसे को रेखी या उद्विकासी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र की अवधारणा ये देते हैं। और ये जो है इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो यह है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। ये जो है राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। तो इस प्रकार बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान जिसे क्या है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसकी अवधारणा जो है इमाइल दुर्खिम महोदय देते हैं। डेविड इमाइल दुर्खिम जो फ्रेंच के समाजशास्त्री हैं, फ्रांस के समाजशास्त्री, ये अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक भाव के तीन तत्व। सामुदायिक भावना के तीन तत्व होते हैं। एक तो हम सब क्या है, हम की भावना, यानी पूरा समूह अपने आप को क्या मानता है, हम सब एक हैं। हमारी जो समूह द्वारा भूमिका निर्धारित की गई है हम उसका पालन करेंगे। और समूह के जितने भी सदस्य हैं सभी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। ये तीनों मिला करके हम क्या कहते हैं, उसे
सामुदायिक भाव कहते हैं, यह जो है किस समाजशास्त्री ने इसका उल्लेख किया हुआ है, ये पूछा है। विकल्प में है अकबर एवं निमकॉफ, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेस। तो यह सामुदायिक भावना की अवधारणा जो है, जिसमें उन्होंने हम की भावना, भूमिका पालन की भावना, परस्पर निर्भरता की भावना मैकाइवर एवं पेज महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसमें ये किंग्सले डेविस महोदय का है। सामाजिक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है किंग्सले डेविस और मूरे महोदय देते हैं। कभी कभी क्या होता है, किंग्सले डेविस और मूरे लिख के आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कहीं कहीं पे ये भी आता है, दोनों का अलग अलग ऑप्शन में दिया रहता है, तो अगर अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सिर्फ किंग्सले डेविस को सभी आयोग सही मानते हैं। अगर दोनों नाम दिया हुआ है तो किंग्सले डेविस ही सही है। अगर डेविस नहीं दिया है तो वहां पे मूरे सही होंगे। तो इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस और मूरे का अगर अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है तो किंग्सले डेविस को आयोग सही मानता है। यदि एक साथ दिया हुआ है तो वह सही है। अगर अलग अलग दिया है तो किंग्सले डेविस सही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकार्यात्मक सिद्धांत मतलब कि समाज में स्तरीकरण से समाज के कई कार्य पूर्ण होते हैं। यदि समाज में स्तरीकरण नहीं होगा तो कई समाजों में कई कार्य नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत जो है किंग्सले डेविस और मूरे महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की बात कौन करता है? साइंस का जो है क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो आप लोग इतना जानते होंगे, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र के उद्विकास की बात जो है विज्ञानों के संस्करण के संदर्भ में किया था। इन्होंने बताया कि सबसे पहला विज्ञान जो है, ये सरलता से जटिलता की तरफ दिए थे। इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे सरल विज्ञान कौन सा है, गणित विज्ञान है। सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं और जो विज्ञान बाद में आएगा वो पहले पे क्या होगा, निर्भरता के आधार पे और सरलता से जटिलता के आधार पे देते हैं। तो पहले कहते हैं ये गणित आया था, ये सबसे स्वतंत्र विज्ञान है। उसके बाद क्या आता है, खगोल आता है या भूगोल के नाम से इन्होंने रखा है। उसके बाद बात करेंगे तो रसायन आता है। उसके बाद जीव आता है, जीव विज्ञान, सब में विज्ञान आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद समाजशास्त्र। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे गणित आता है, फिर दूसरे पे खगोल विज्ञान आता है, तीसरे पे जो है रसायन विज्ञान, चौथे पे जीव विज्ञान और पांचवे पे ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्र। ये क्रम भी पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस क्रम पे हुआ है। तो यही क्रम है। ये स्वतंत्रता के आधार पे सबसे स्वतंत्र विज्ञान ये है। खगोल विज्ञान इस पे निर्भर है। रसायन विज्ञान खगोल विज्ञान और गणित पे दोनों पे निर्भर है। जीव विज्ञान रसायन खगोल और गणित पे निर्भर है। समाजशास्त्र चारों पे निर्भर है, यानी चारों से कुछ न कुछ समाजशास्त्री ने लिया है। तो इस प्रकार से सबसे जटिल विज्ञान कौन सा है, तो समाजशास्त्र। ये अगस्त काम्टे के अनुसार अगर पूछा जाए कि सबसे जटिल विज्ञान कौन सा है, समाजशास्त्र। सबसे सरल विज्ञान अगस्त काम्टे ने किसे माना है, तो गणित को इन्होंने सबसे सरल विज्ञान के रूप में रखा हुआ है अगस्त काम्टे महोदय ने। अगला प्रश्न है, सूची है, संकल्पना है और उधर समाजशास्त्री हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया है। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है अभी बताया, प्रत्यक्षवादी, ये जो है अगस्त काम्टे महोदय का है। आत्म दर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी जो है कूले महोदय का है। संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो है ये पेरेटो महोदय का है। तो इस प्रकार से 2 3 1 4 2 3 1 4 जो है ए ऑप्शन पे है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? तो आप लोग इतना जानते होंगे, भारतीय समाजशास्त्री हैं एम एन श्रीनिवास महोदय। इन्होंने कई नई अवधारणाओं को दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें जान लीजिए कि श्रीनिवास महोदय ने वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा जाता है इसको, इंग्लिश में वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, पाश्चात्यकरण या पश्चिमीकरण कहते हैं। उसके बाद संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, उसके बाद बात करेंगे तो इनकी एक अवधारणा आती है लौकिकीकरण, उसके बाद करेंगे तो ये फैलाव, स्प्रेड की अवधारणा देते हैं, फैलाव जिसको कहते हैं। तो यह सब अवधारणाएं किसकी हैं? तो एम एन श्रीनिवास महोदय की हैं। यह सब भी प्रश्न बनते हैं और यह सभी क्या है, आपके पीजीटी के सिलेबस में पड़े हुए हैं लौकिकरण की बात। तो हो सकता है आने वाले समय में इनसे भी प्रश्न बने, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, हाँ। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, क्या है, पुरुष क्या होगा इसमें, निम्न होगा, स्त्री क्या होगी, उच्च वर्ण की होगी। तो यानी स्त्री उच्च है, पुरुष निम्न है, तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। यदि पुरुष निम्न है, सॉरी, यदि पुरुष उच्च वर्ण का है, स्त्री निम्न वर्ण की है, तो उसे कहा जाता है अनुलोम विवाह। देवर विवाह के बारे में अभी मैंने चर्चा किया कि पति के मृत्यु के पश्चात छोटे भाई के साथ जो विवाह किया जाता है उसे देवर विवाह कहा जाता है। शाली विवाह भी सीधा देवर विवाह का उल्टा है कि पत्नी की मृत्यु के बाद पत्नी की छोटी बहन के साथ दो विवाह होता है, यानी शाली के साथ जो विवाह किया जाता है वो शाली विवाह, देवर के साथ जो विवाह किया जाता है वो देवर विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न का ए उत्तर होगा प्रतिलोम विवाह। यानी लड़का जो होगा वो निम्न वर्ग का होगा और लड़की जो होगी उच्च वर्ग की होगी तो प्रतिलोम विवाह, लड़का उच्च वर्ग का होगा, लड़की निम्न वर्ग की होगी तो अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाएगा। 61 नंबर है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी एन मजुमदार, डी एन धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, ए आर देसाई। तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक जो है ए आर देसाई महोदय की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों का कौन सा सत्य है? ये ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा हुआ है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में क्या सही है। तो पहला विकल्प है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। यह बात सही है क्योंकि ऐसा कोई भी समाज नहीं हो, चाहे वह जनजातीय समाज हो, चाहे बहुत डेवलप समाज हो, उत्तरोधिक, सभी समाजों में स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह सही है क्योंकि यह सभी समाजों में देखने को मिलता है। आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे परंपरागत भारतीय समाज में जाति जो है स्तरीकरण का आधार था। वेस्टर्न में, पश्चिमी देशों में देखेंगे तो वहाँ वर्ग है, कुछ देशों में अलग अलग है, जागीरें हैं, तो दास प्रथा, ये सब चीजें सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में आ सकता है। स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक विशेषता यह है कि सभी जगह पे स्तरीकरण देखने को मिलता है। यह स्थानीय विशेषता यह भी नहीं है, केवल भारतवर्ष तक सीमित है यह भी नहीं है, और यह क्या है, किसी खास समाज में सीमित है यह भी नहीं है। तो इसका मतलब ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सोशल एक लैटिन शब्द और लोगस एक यूनानी शब्द है? तो आप लोग जानते होंगे समाजशास्त्र जो है लोटस, सॉरी, सोशल और लोगस से मिल के बना हुआ है। सोशल जो है लैटिन शब्द है, लोगस जो है यूनानी शब्द है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो
इन दोनों प्रश्नों के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार हमारा विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, कि यानी दो भाषाएं, एक क्या है लैटिन भाषा, एक यूनानी भाषा है, तो इस प्रकार से ये दोगली संतान है। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? माइकल पेज, पी सोरोकिन, रॉबर्ट बी स्टीड, किंग्सले डेविस। तो इसमें जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, रॉबर्ट बी स्टीड महोदय ने ऐसा कहा हुआ है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं सभी जो है आयोग द्वारा फाइनल आंसर माना गया है, तो इस प्रकार से क्या है ये सही हो जाएगा सभी। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि धर्म, प्रजा जिसे संतति कहते हैं, और रति, आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने गए? हिंदू विवाह के उद्देश्य, यह ध्यान रखिएगा, यह भी पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, धर्म के लिए। उसके बाद फिर क्या दूसरा उद्देश्य क्या है, प्रजा यानी संतानोत्पत्ति के लिए। धार्मिक कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपको विवाहित होना अनिवार्य है, तो इसलिए पहला क्या है, हिंदू विवाह का उद्देश्य धार्मिक कार्यों को पूर्ति करने के लिए। दूसरा क्या है, समाज को पुनः स्थापित करने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, प्रजा यानी पुत्र की प्राप्ति। उसके बाद तीसरे नंबर पर रखा गया है विवाह किसके लिए, रति यानी आनंद के लिए किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा कहने वाले विद्वान है के एम कपाड़िया महोदय, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 65 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? यह देखिएगा यहाँ पे समिति की विशेषता, यानी कि 3 विशेषताएं समिति की हैं, चौथी विशेषता समिति की नहीं है, ये पहचानना है। व्यक्तियों की सामूहिकता, यह समिति के अंतर्गत देखने को मिलती है। समितियों को कई व्यक्तियों के मिल करके एक समिति का निर्माण करते हैं, जिसके क्या होते हैं, प्रत्येक समिति का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है जिसको सभी मिल करके पूर्ण करने के लिए होते हैं। दूसरी चीज ऐच्छिक सदस्यता, हमारे उद्देश्यों को कोई समिति पूर्ण कर रही है तो हम उसके सदस्य बनेंगे, यदि हमारे उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर रही तो हम उसके सदस्य नहीं बनेंगे। तो यह तीनों विशेषताएं समिति की हैं, इसका मतलब चौथा तो नहीं होगा। देखते हैं, सामुदायिक भावनाओं का अनुरक्षण करना, यह समुदाय की विशेषता है। किसकी विशेषता है, यह समिति की नहीं समुदाय की विशेषता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह विशेषता किसकी है, समुदाय की है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। किताबें हैं, उसके लेखक का नाम सामने लिखा हुआ है, तो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल, यह समाजशास्त्र की पहली पुस्तक थी। यह पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई है, तो A का 3 हो जाएगा। A का 3 विकल्प में है, तो ये वाला तो पहले ही काट दीजिए आप लोग। दूसरा क्या है, द होली फैमिली, यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, तो फिर क्या हो जाएगा, B का 2 यहाँ पे लीजिए दोस्तों, ये आ गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह जो है इमाइल दुर्खिम की है, तो सी का 4 हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है मैक्स वेबर की पुस्तक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये सिंगल पुस्तकों का भी पीजीटी में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, जीपी मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदार के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक नातेदार, अभी मैंने पिछले किसी वीडियो में पूछा था द्वितीयक नातेदार, तो हो सकता है प्राथमिक भी पूछ दे। तो प्राथमिक की संख्या 8 है, द्वितीयक की संख्या 33 है, तृतीयक की संख्या क्या है, 151। इसको आप लोग रट लीजिएगा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राथमिक में सभी नातेदार क्या होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, केवल एक जो है विवाह संबंधी होता है, जो कि पत्नी।
प्राथमिक नातेदारों में पत्नी ही ऐसी नातेदार हो जो विवाह संबंधी होती है, बाकी सभी नातेदार क्या होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। जैसे पति पत्नी तो हो ही गया, उसके बाद पुत्र पुत्री, पिता माता, बहन, भाई भाई, यह सब पद क्या होते हैं, इसमें 8 पद इसमें बताए हुए हैं। तो संख्या क्या होती है, प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33, तृतीयक में 151, 151। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 प्रश्न, किसने कहा है, ये कोई परिभाषा है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है। क्या, बस इतना शब्द आप रखिएगा, सामाजिकरण सीखना है। यह शब्द आ जाए तो जान लीजिएगा जॉनसन को। वैसे परिभाषा पूरी याद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर न आए तो इस कोड को आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिकरण का सीखना कहते हैं। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। सिर्फ इतना भी याद रखेंगे तो मैक्सिमम यही मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये जॉनसन की परिभाषा है, सामाजिकरण सीखना है, यहीं से शुरुआत होती है इनकी परिभाषा। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं, जिसे आई कहते हैं, मुझे, मी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आप सभी लोग जानते होंगे आई और मी की अवधारणा किसके द्वारा, मीट के द्वारा दी गई है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघर्षशील मिलिटेंट समाज एवं औद्योगिक समाज, जिसे इंडस्ट्रियल समाज, शब्दों में प्रचलन किसने किया, यानी दो समाजों में, समाज को संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज में किसने विभाजित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने इस प्रकार का विभाजन किया है। संघर्षशील समाज यानी कि पहले मानव समाज जो था वह शिकारी समाज में रहा करता था, यानी शिकार करता था, और साथ ही साथ क्या होता था, उसका एक समूह से दूसरे समूह के साथ क्या होता रहता था, संघर्ष होता रहता था, जीवन यापन के लिए, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से संघर्षशील समाज था। आज समाज क्या है, औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या सही हो जाएगा, यह विभाजन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है। तो आप सभी जानते हैं समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है, और व्यक्ति दूर दूर न होकर के सभी व्यक्ति समीप होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो इसका शारीरिक सामीप्यता जो होती है सामाजिक समूह की सबसे मौलिक विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी आती है कि जागरूकता होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए। जागरूक होकर के सभी व्यक्ति इकट्ठे हों, एक साथ में एक दूसरे के साथ जानबूझ करके अंतःक्रिया कर रहे हों, तब वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के 8 स्वरूप, अभी पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी, 8 स्वरूप बताए गए हैं। तो उसमें से किस विवाह में हम रखते हैं जो क्रय की गई, यानी कि स्त्री को उसके माता पिता से खरीद करके अगर विवाह किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है असुर विवाह। क्या कहा जाता है, असुर विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी पिछली बार प्रश्न आया था प्रशस्ति विवाह को और अप्रशस्ति विवाह, यानी कि इसमें ध्यान रखिएगा दैव विवाह को क्या कहा जाता है, प्रशस्ति विवाह है। यानी कि हिंदुओं में चार विवाह जो ऊपर के होते हैं, एक ब्रह्म, दैव विवाह, आर्ष एवं प्रजापत। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इन्हें हिंदू धर्म द्वारा अच्छा माना जाता है,
उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं। उसके बाद गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को, जो इसमें नाम दिया हुआ है, इन चारों विवाहों को उच्च कोटि का नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किसे हिंदू धर्म में अच्छा माना गया है, उच्च कोटि का माना गया है, तो ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत। अगर इसमें भी पूछे सबसे अच्छा विवाह कौन सा है, तो ये ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह हिंदू धर्म में माना गया है। अगला प्रश्न है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, भूदान और ग्राम दान आंदोलन विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, महात्मा गांधी के प्रथम अनुयायी थे। इन्होंने भूदान और ग्राम दान आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी कि किसी के पास ज्यादा भूमि थी, उनसे क्या है, भूमि दान करवाते थे, और जिनके पास भूमि नहीं थी उनको जो है भूमियां आवंटित की जाती थी। तो यह भूमि दान और ग्राम दान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात जो है इमाइल दुर्खी महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, क्या इसमें लघु तथा बृहद परंपरा, लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया, किस व्यक्ति ने व्यक्त किया था? मैककेम मेरियट, जी.एस. भूरिये, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की बात कौन करता है? रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। इसी के आधार पर मैककेम मेरियट ने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की बात किया था। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण, यह आपके पीजीटी के सिलेबस में है और कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात करते हैं तो रॉबर्ट रेडफील्ड, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की बात करेंगे तो मैककेम मेरिट। और यह जो है स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण लघु परंपरा और बृहद परंपरा से प्रेरित होकर के, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो बृहद परंपरा से किसमें हो रही हैं, केवल स्थानों तक सीमित होती चली जा रही हैं, उसे स्थानीयकरण कह रहे हैं। कुछ ऐसी लघु परंपराएं हैं जो दूर तक फैलती जा रही हैं, विस्तृत हो रही हैं, उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। यह मैककेम मेरिट महोदय द्वारा कहा गया है। तो ये इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार यह 25 प्रश्नों का तीसरा प्रैक्टिस सेट यहीं पे पूर्ण होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।